हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। बताइए कौन कौन आ गए हैं। लाइव चैट में हाय डालिए। बताओ भाई कौन आ गए हैं। ओके, सो नो वन इज हियर येट। 1 मिनट रुक के शुरू करते हैं। सब लोग किधर है पता नहीं। तो भाई जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, आज हमारा है मेटलर्जी का पार्ट 4। और जिन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ना देखा हो ज़रूर देख लेना, नहीं तो हो सकता है आज का पार्ट समझ में ना आए। ओके, तो और कोई अभी तक नहीं आया है बाय द वे, तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। ओके, हेलो मोहित भाई। हेलो हेलो भाई। ओके 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 ओके, चलो फिर शुरू करें आज का सेशन। क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ मोहित भाई? क्या मैं ठीक से दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? बताओ भाई। ओके 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 ओके, चलो भाई शुरू करते हैं फिर। बंद करो इस गाने को और आपकी स्क्रीन पर मैं ला देता हूँ अपने वीडियो को। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 101, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। कोई भी डाउट है फटाफट कमेंट्स में, लाइव चैट में पूछ लेना, मैं बीच बीच में देखता रहूंगा। सो लेट्स बिगिन। Magnetic separation method. This separation technique requires an electromagnetic machine. देखो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन होगी। The machine consists of two types of rollers and a conveyor belt which moves continuously around them. देखो हमारे पास ऐसे दो रोलर्स होंगे और ये कन्वेयर बेल्ट होगा। ये जो बेल्ट है इसको कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है, इफ यू डोंट नो। और ये मूव करता रहेगा। अब देखो क्या होता है। One of the rollers is non-magnetic while the other is electromagnetic. तो देखो एक होगा जो मैग्नेटिक नहीं होगा, एक रोलर होगा जो नॉन मैग्नेटिक होगा, वही दूसरा जो रोलर है वो मैग्नेटिक होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? वो मैग्नेटिक होगा दूसरा वाला रोलर। अब देखो यहाँ पे क्या करना The conveyor belt which is moving around the rollers is made up of a non-magnetic material like leather or brass. तो कन्वेयर बेल्ट को भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनाया जाएगा, जो कि लेदर हो सकता है, ब्रास हो सकता है, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम कन्वेयर बेल्ट के लिए। ओके मोहित भाई, समझ आ रहा है ना? The powdered Hello, ore Suman. is Hello, poured at the end of the okay, conveyor hello. belt Sorry which is for on the being side late, of the no problem. non-magnetic roller. तो देखो क्या होता है, यहाँ से पाउडर्ड ओर को छोड़ा जाता है। ओर मतलब सभी को पता है क्या होता है। ओर मतलब ऐसे मिनरल्स जहां से अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ओर को पाउडर कर कर यहाँ से छोड़ा जाता है कन्वेयर बेल्ट पर। आपको पता है यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक रोलर है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आगे चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर। तो जो आपका मेटल है ना, वो मेटल यहाँ पे इस रोलर के साथ चिपकने वाला है। और जो नॉन मेटेलिक पार्ट है जिसको हम गांग कहते हैं, कल याद है ना ज्ञान पढ़ा हुआ है, इफ एनीवन वाज देयर इन द लास्ट सेशन, तो हमने पढ़ा हुआ है ज्ञान क्या होता है। तो वो ज्ञान जो है वो आगे चला जाएगा, लेकिन जो मेटल है वो चिपक जाएगा इसके साथ, बिकॉज दिस इज मैग्नेटिक। और इसलिए क्या हो जाएगा, ये मेटल यहाँ पे आकर यहाँ पे गिरेगा इस मशीन में। इज इट क्लियर? There are two collector vessels placed below the magnetic rollers. बीच में पार्टीशन है। The particles of the ore, which are non-magnetic in nature, are not attracted towards the magnetic roller. तो जो मैग्नेटिक रोलर है ये वाला, इससे जो नॉन मैग्नेटिक वाले पार्टिकल्स है, मतलब जो मैग्नेट से नहीं चिपकते, वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट नहीं होंगे और वो आगे वाले कलेक्टर में गिरेंगे, है कि नहीं? They are therefore carried further along the belt and are collected in the collector vessel which is away from the magnetic roller. समझ
समझ में आई बात, ये नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल। The particles of the magnetic ingredients of the ore stick to the magnetic roller and fall in the collector vessel near the belt. तो वो इससे चिपकेगा और फिर यहाँ पे आकर, अभी कन्वेयर बेल्ट तो चलती ही जा रही है, तो और आगे इसके पास कुछ मैग्नेट है नहीं, वो गिर जाएगा इसके अंदर। इज इट क्लियर? अब ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या है? दीज आर नथिंग बट मेटल ओनली, है कि नहीं? क्योंकि मेटल ही तो मैग्नेटिक होता है, राइट? This technique is used to separate components of a mixture which are magnetic in nature. देखो, अगर आपका मेटल मैग्नेटिक वाला है, फॉर एग्जांपल आयरन एक मैग्नेटिक मेटल है, अगर उसको आपको सेपरेट करना है किसी और से, तो आप ये वाला मेथड जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि नहीं? By this कितना technique, सिंपल टेक्निक है। magnetic particles can be separated from the non-magnetic particles of the ore. देखो ये सेपरेट हो गए। Cassiterite is a tin ore. देखो It ये can- जो है कैसेटेराइट, ये SnO2, ये टिन का ओर होता है, मतलब यहाँ से टिन निकलता है। Contains the magnetic ingredient ferrous tungstate, that is FeWO4, तो इसके and अंदर the non-magnetic ingredient stannic oxide, that is SnO2. तो देखो आपके पास इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है फेरस टंगस्टेट, जो कि एक मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट होता है। फेरस मतलब आयन, इसीलिए। और दूसरा होता है एक नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट स्टैनिक ऑक्साइड, दैट इज SnO2। तो ये नॉन मैग्नेटिक वाला जो मटेरियल है वो क्या होगा? वो आगे गिर जाएगा, और जो मैग्नेटिक वाला है वो यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? This ore can be separated by the electromagnetic method. इससे सेपरेट हो सकता है कि नहीं? The next method is the froth flotation method. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देकर सुनना, ठीक है? Froth flotation method. एक मिनट एक मिनट एक The मिनट, froth एक flotation मिनट, method. एक मिनट, क्या चल रहा है लाइव चैट में? आई सॉ दैट टेक्निकल गुरुजी वीडियो, वेरी वेरी फनी। ओके, थैंक यू भाई। मुझे अच्छा लगा कि आपको भी अच्छा लगा, और समझ में आ रहा हो तो बता देना, यस वगैरह डाल देना। ओके, यस। Method is based on the hydrophilic, that is the water-loving properties, and the hydrophobic, that is water repelling properties of the particles. देखो, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड होगा, फोबिक मतलब फोबिया सुना है आपने? फोबिया मतलब किसी से डरना या फिर किसी से दूर रहना। तो हाइड्रोफोबिक जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका क्या मतलब है कि वो पानी से चिपकते नहीं है, मतलब बेसिकली वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, पानी से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और हाइड्रोफिलिक इज द अपोजिट, वो पानी के साथ चिपकेगा, वो पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्ट की बात कर लो, इट इज अ हाइड्रोफिलिक पार्टिकल बिकॉज इट कैन डिजोल्व इन वाटर, वो पानी के पार्टिकल्स के साथ चिपक जाता है। ऑल्सो जो हमारा सोप पार्टिकल्स होते हैं वो भी हाइड्रोफिलिक होते हैं, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है। देखो, This method is generally used for sulfide ores. जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनके लिए ज्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आयरन डाइसल्फाइड होता है पायराइट, फिर चाल्कोलाइट होता है कॉपर सल्फाइड, गैलेना होता है लीड सल्फाइड, सॉरी लेड सल्फाइड, नॉट लीड, ठीक है, लीड नहीं बोलते इसको, एंड स्फेलराइट होता है जिंक सल्फाइड। इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? वो देखो, The metal sulfide particles get wet mainly with oil due to their hydrophobic properties. दरअसल क्या होता है कि जो मेटल सल्फाइड होता है ना, किसी भी मेटल का सल्फाइड, वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो पानी से दूर भागता है। अब जो चीज पानी से दूर भागेगी वो ऑयल के साथ चिपकने वाली है, क्योंकि ऑयल और वाटर ये जन्म जन्म के दुश्मन है। तो इसीलिए जो मेटल सल्फाइड होता है वो कभी भी ऑयल के साथ चिपकेगा, पानी के साथ नहीं। ठीक है, ये सिंपल चीज है। While the gangue particles get wet mainly due to their hydrophilic properties. गेट वेट का क्या मतलब होता है? मतलब चिपकना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है? इसको इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो गेट वेट का मतलब वो चिपकते हैं। तो यहाँ पे गैन पार्टिकल्स होते हैं, वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो पानी से चिपकना पसंद करते हैं, एंड इसीलिए वो पानी के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ध्यान से। Let us understand the method in detail. भाई मोहित भाई, समझ में आ रहा है ना? First, the finely ground ore is put in a big tank containing lot of water. तो देखो, हमारे पास एक टैंक है जिसमें बहुत सारा पानी है, उसके अंदर हम क्या डालेंगे? ओर डालेंगे अपना। ओके, Then, a certain vegetable oil like pine oil or eucalyptus oil is put in water for the formation of froth. अब एक वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल होगा। वेजिटेबल ऑयल मतलब जो हमें फूड ग्रेन से मिलता है वो ऑयल अलग, जैसे हमें सनफ्लावर ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल मिलता है वो अलग। अभी जो है वो पेड़ों से निकाला हुआ ऑयल है, जैसे पाइन ट्री से पाइन ऑयल मिलता है, यूकेलिप्टस से यूकेलिप्टस ऑयल मिलता है, ये हम डाल सकते हैं इसके अंदर। Pressurized air is then blown through the water. एक सेकंड, साद भाई 0 व्यूअर्स दिखा रहे हैं और साद भाई यहाँ पे वीडियो देख रहा है मतलब कतई हद हो गई यूट्यूब एनालिटिक्स। In the center of the tank,
ओके There इसके अंदर एयर भी छोड़ी जाती है, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड एयर भी इसके is an अंदर छोड़ी जाती agitator which is constantly rotating around its central axis. है। एजिटेटर मतलब क्या है, मिक्स करने के लिए उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। साथ भाई समझ में आ रहा है ना। The blown air causes bubbles in the mixture. अब ये जो हमने हवा डाली, उस हवा की वजह से बबल्स बनने वाले हैं। ओके The agitation causes formation of foam due to the oil, water and air bubbles. तो ये जो हो रहा है ना, ये जो तीनों चीजों का मिक्सचर हो रहा है और ये तीनों मिला रहे हैं, उसकी वजह से ऊपर झाग बन जाता है, फोम बन जाता है। इज इट क्लियर? इसलिए इसको फ्रॉथ, फ्रॉथ मतलब है फोम। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्यों कहते हैं वो देखिएगा अभी। This foam rises to the surface of water and तो floats. देखो ये ऊपर आ जाएगा ना, अब झाग बन गया तो ऊपर आ जाएगा और फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, इसलिए इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं। इज इट क्लियर? That is the reason the method is called froth flotation method. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड राइट? इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। प्लीज यार यस वगैरह कुछ। Certain sulfide ore particles preferentially get wet by oil and hence float with the foam on water. तो देखो ये जो सल्फाइड ओर पार्टिकल्स होते हैं, ये पानी से वेट नहीं होते, ऑयल से वेट होते हैं, मतलब वो ऑयल के साथ चिपक जाते हैं और ऑयल के साथ चिपकने की वजह से वो पानी के ऊपर फोम के फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं, सल्फाइड ओर वाले पार्टिकल्स। Sulfide ores like zinc blende, that is ZNS, and copper pyrite, that is CuFeS2, are concentrated by this method. तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, एक सेकेंड हमें वो दिखा दो। हाँ तो देखो ये जो जिंक ब्लेंड होता है और कॉपर पायराइट होता है, ये जो सल्फाइड ओर्स है ना, ये सल्फाइड ओर्स इस मेथड से अच्छी तरीके से हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट मतलब उनसे गैन को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैन अलग हो गया और ये ऊपर से आ सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। And copper pyrite, that is CuFeS2, are concentrated by this method. In our day-to-day life too, we come across certain objects which show preferential wetting. Have you observed the colocasia leaves? The colocasia leaves are waterproof. देखो ये जो लीव्स होती है ना, कोलोकेशिया लीव्स, मराठी में इसको आड़ू के पत्ते बोलते हैं, आलू नहीं आड़ू। तो ये जो कोलोकेशिया लीव्स होते हैं वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब इस पे पानी गिरा कि पट से वो पानी नीचे गिर जाता है, वो इसके ऊपर टिकता ही नहीं है, बिकॉज दीज आर वाटर प्रूफ। तो इसको हम कह सकते हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक। The leaves have a waxy coat due to which water does not remain on the leaves. इस पे ऊपर एक वैक्सी कोट होता है और वैक्स इज हाइड्रोफोबिक। ओके You may have also observed that wax cannot be wetted by water, है कि नहीं? but salt or soap can be easily wetted with water. हाँ यही चीज बताना चाहता Let us now proceed to the next method, हूँ। अब अगली मेथड देख, leaching method. इसको कहते हैं leaching- लीचिंग मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। Method is generally the first step in the extraction process of metals like gold, silver and aluminium तो गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम को अपने ओर से अलग करने के लिए लीचिंग मेथड को ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। from their ores. In this method, the ore is soaked in a certain solution for a long time. जो अपना ओर है उसको एक सोल्यूशन में काफी देर तक सोक करते हैं, ठीक है। A chemical reaction takes place due to which the ore dissolves in the solution. तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वो ओर उस सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। देखो आपको केमिकल फॉर्मूला बोला भी नहीं, आपको सिर्फ इतना बोला है कि ये समझ लो, ठीक है। इतना समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस। The GAN does not react with the solution, hence it does not dissolve in it. दरअसल क्या होता है, ज्ञान जो है वो सोल्यूशन के साथ डिसॉल्व नहीं हो रहा है कि नहीं, ज्ञान अलग हो जा रहा है क्योंकि वो जो मेटल है वो उसके साथ रिएक्ट हो रहा है जिसके अंदर आपने डाला उस सोल्यूशन में, लेकिन ज्ञान उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो अलग हो जाता है। तो उसको फिल्ट्रेशन कर कर हटा In सकते this हैं। way, it is separated from the ore. ये देखिए ऐसे हटा दिया हमने ज्ञान को। Bauxite, which is the aluminium ore, is concentrated by the method of leaching. तो लीचिंग से ही एल्यूमिनियम का जो ओर होता है ना, बॉक्साइट, उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इसका क्या मतलब है कि बॉक्साइट में से गैन को हटा दिया जाता है, उसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम और कुछ और चीजें बच जाती है। ओके In this process, bauxite is soaked in aqueous sodium hydroxide or aqueous sodium carbonate. अब देखो जो बॉक्साइट वाला केस है उसके अंदर उसको किस में सोक किया जाएगा, या तो एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेंगे या तो फिर एक्वियस सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लेंगे। ये दोनों में से कोई एक सोल्यूशन ले सकते हैं, उसके अंदर बॉक्साइट की पाउडर को सोक करेंगे।
ओके The main ingredient of the ore, that is, alumina, dissolves in it, while the GAN does not dissolve. देखो बहुत ही सिंपल है, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है एल्यूमिना, ये एल्यूमिनियम से अलग है। एल्यूमिना के अंदर एल्यूमिनियम प्लस कुछ और चीजें भी हो सकती है, वो इस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जो गैन है वो डिसॉल्व नहीं होता। तो गैन का क्या होता है, गैन निकल जाता है साइड में। इज इट क्लियर? Thus, the ore is concentrated. और अब कॉन्सेंट्रेट हो गया, अब उसमें ज्यादा एल्यूमिनियम है कंपेयर टू गैन, है कि नहीं? The processes used for the extraction of metals depend upon their reactivity. अब ऐसा है कि मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा वो उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना रिएक्ट कर सकता है दूसरी Now, केमिकल्स let us first understand the extraction of reactive metals. जो रिएक्टिव वाले मेटल्स है उनका कैसे एक्सट्रैक्शन होता है वो हम देखेंगे। Extraction of reactive metals. Metals placed on the top of the reactivity series are highly reactive. देखो ये For काफी example, रिएक्टिव होते हैं। potassium, sodium, and aluminium. Reactive metals have a large capacity to form cations by losing electrons present in their outermost shell. तो जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटी होगी कि वो फटाक से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और फटाफट अपना कैटायन बना लेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बना लेंगे। Reactive metals react vigorously with dilute acids to liberate hydrogen gas. तो ये आपने एक्सपेरिमेंट्स हमने कल किए हुए हैं, कल नहीं परसों किए हुए हैं, कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, उसके अंदर हमने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम डाले जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये हाइड्रोजन गैस निकालते हैं अपने अंदर से, आपको पता है। Highly reactive metals burn by reacting with oxygen from the air even at room temperature. जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जल सकते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, इसको तुम हीट नहीं भी दोगे तो भी ये जलने लगेंगे अपने आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। इज इट क्लियर? Reactive metals usually occur in the form of their oxides or chlorides. अब देखो, या तो ये रिएक्टिव मेटल्स अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे एल्यूमिनियम बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है ना, उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड आप देख सकते हैं, या तो ये अपने क्लोराइड के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे सोडियम रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। रॉक सॉल्ट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके The process of electrolytic reduction is used to obtain the metal from the metal oxide or the metal chloride. अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कैसे होता है वो हम बाद में देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि शुरुआत में एक्सट्रैक्शन The metals, ऑफ एल्यूमिनियम कैसे होगा। sodium, calcium, and magnesium are obtained by the electrolysis of their molten chlorides. वो क्या होता है हम देखेंगे। In this ठीक है? process, the pure metal is obtained at the cathode and chlorine gas is obtained at the anode. For example, in the electrolysis of molten sodium chloride, sodium metal is obtained at the cathode and chlorine gas at the anode. तो देखो, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, मतलब तुमने सोडियम क्लोराइड लिया, नमक लिया, उसको मेल्ट कर दिया, और अब मेल्ट कर कर उसका तुम कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब ऐसे दो आपने यहाँ पे कैथोड और एनोड लगा दिए, ये पूरा यहाँ पे सर्किट बना दिया। तो अगर तुम इसमें से बिजली गुजारोगे तो क्या होने वाला है, जो भी सोडियम होता है, सोडियम, वो सोडियम क्या करेगा, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो क्लोरीन गैस है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हर एक सोडियम का जो आयन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और सोडियम बना लेगा Na, क्योंकि पहले Na प्लस था, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्लस माइनस कैंसिल हो गए और एक Na बन गया। और जो अनोड है उसके ऊपर दो क्लोरीन के जो आयन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड, उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो है ना क्लोरीन, ये अपना इलेक्ट्रॉन दान करने वाला है, जो इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए हुए थे वो अभी दो इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, और सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को सोडियम मेटल बना लेगा फ्रॉम सोडियम आयन। समझ में तो आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? अरे यार लाइव चैट में कुछ तो डाला करो, अच्छा लगता है। In the electrolysis of molten magnesium chloride, magnesium metal is obtained at the cathode and chlorine gas is obtained at the anode. अब देखो यहाँ पे भी
वही चीज होती है कि जब तुम्हें मैग्नीशियम क्लोराइड मिला है, उसको तुमने मेल्ट कर दिया, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, अगर आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपको एनोड पर, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पॉइंट पर, आपको क्लोरीन गैस मिलने वाली है। कैसे? यहाँ पे जो आपके पास क्लोरीन के नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन्स थे, ये क्या करने वाले, नेगेटिवली चार्ज मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो अब वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन से सेपरेट करेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे। अब तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसने एनोड पे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, ये मैग्नीशियम ने कैथोड पर रिसीव किए, और फिर वो Mg2++ 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज कट गए, बचा Mg मैग्नीशियम, और जो मैग्नीशियम मेटल हमें चाहिए था वो हमें कैथोड पे मिल गया। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। In the electrolysis of molten calcium chloride, calcium metal is obtained at the cathode and chlorine gas is obtained सेम at the कहानी है anode. कैल्शियम क्लोराइड की भी, ठीक है। Similarly, aluminium is also obtained by the process of electrolytic reduction of its oxide. अब एल्यूमिनियम में भी यही Let केस us first होता है। understand how the metal aluminium is extracted from its ore, bauxite. अब बॉक्साइट से पहले एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम देखने वाले। जस्ट अ सेकंड, मुझे सिर्फ एक सेकंड दो। ओके, एक ही सेकंड। ओके, सो लेट्स सी हाउ दिस इज डन। Extraction of aluminium. Aluminium is a silvery white metal. ये आपको पता है। Its symbol is Al and it belongs to group 13 of the periodic table. ओके, Its atomic number is 13 with electronic configuration 2, 8, 3. देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। Aluminium 2, shows 8, a fixed valency of 3 in its compounds. तो इसके अंदर एक फिक्स वैलेंसी होती है 3 की, मतलब इसके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन है दान करना चाहता है कभी भी, ठीक है। ये आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। Aluminium is a reactive metal. ये एक रिएक्टिव मेटल It occurs as an oxide in nature. नेचर में एज एन ऑक्साइड मिलता है Al2O3 के फॉर्म में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Aluminium is the third highly abundant element in the Earth's crust after oxygen and silicon. मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाला एलिमेंट है एल्यूमिनियम। The most important and common ore of aluminium is bauxite, which is hydrated aluminium oxide. तो दरअसल बॉक्साइट क्या होता है ना, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मेन ओर होता है, मतलब मेन ऐसा ओर होता है जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड बॉक्साइट इज नथिंग बट हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब अपने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और उसके अंदर कुछ पानी है, NH2 इसलिए लिखा है क्योंकि कितना भी पानी हो सकता है। सो दैट इज हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें पानी है ना, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। That is Al2O3 NH2O. क्लियर है भाई? बहुत ही आसान। The ore contains about 30 to 70% of aluminium oxide. The remaining portion is gangue, which is made up of sand, that is silicon dioxide, and iron oxide. तो देखो इस ओर के अंदर हमारे पास 30 से 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम अभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा है हमें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिल रहा है। और बचा हुआ जो पोर्शन होता है वो होता है गैन, और इसके गैन में बेसिकली आपको सैंड मिल जाएगा, सैंड इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और उसी के साथ साथ आयरन ऑक्साइड भी मिक्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अंदर The extraction of aluminium involves two steps. यहाँ पे 2 The first step is the concentration of the ore, ओर का and the second कॉन्सेंट्रेशन। step is the electrolytic reduction of pure alumina. तो देखो हमारे पास 2 स्टेप है। पहला स्टेप है कि हम इस ओर में से गैन को अलग करेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, और दूसरा स्टेप है हमारे पास कि भाई हम इसमें से प्योर एल्यूमिना निकालेंगे जो बचा हुआ ओर होगा। ओके, वो कैसे होता है हम देखेंगे अभी। Step 1. Concentration of the ore. अब देखो कैसे होता है कॉन्सेंट्रेशन। Bauxite is the main ore of aluminium. ये सभी को अभी It तक पता contains the चलेगा। impurities silicon dioxide, that is SiO2, That is sand, ferric oxide, that is Fe2O3, and titanium oxide, that is TiO2. वैसे ये फोटो गलत दी है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज मेनली सैंड, ओके। फेरिक ऑक्साइड भी हो सकता है उसके अंदर, टाइटेनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, ये सारी इंप्योरिटीज हो सकती है बॉक्साइट के अंदर। The concentration of the ore involves the separation of these impurities by leaching and conversion of bauxite
to pure aluminium oxide. तो यहाँ पे भी लीचिंग की जाती है, हमने पूरा लीचिंग का प्रोसेस पढ़ लिया ऑलरेडी। तो देखो यहाँ पे भी लीचिंग कर लेंगे और ये जो बॉक्साइट है ना, इसको तब्दील कर देंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, जो कि एल्यूमिनिया है। मतलब इसमें से जो भी गैन था, जो आयरन ऑक्साइड हमने देखा था, जो हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखा था, वो सब हटा देंगे और सिर्फ बचेगा क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और जिसको alumina. एल्यूमिना कहा जाता है। This process used here is called Bayer's process or Hall's process. अब यहाँ पे बेयर्स मेथड कह सकते हैं, हॉल्स मेथड कह सकते हैं, जो यहाँ पे इसको लीचिंग किया गया। In the Bayer's method, the bauxite ore is first crushed in a ball mill and is leached by heating with concentrated sodium hydroxide or caustic soda under high pressure for about 2 to 8 hours. तो देखो आप ध्यान से सुनना क्या क्या बताया यहाँ पे। देखो इसके अंदर क्या होता है बेयर्स प्रोसेस में, कि भाई जो बॉल मिल थी ना, यहाँ पे एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बॉल मिल थी ना, इसके अंदर हमने ये ओर डाला, ठीक है, बॉक्साइट ओर, ये हमने यहाँ पे डाला, उसको यहाँ पे क्रश किया गया, उसकी पाउडर बनाई गई, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और इसके साथ क्या कहते हैं 140 से 150 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर उसको हाई प्रेशर के अंदर कितने देर तक, 2 से 8 घंटे तक क्या किया गया, उसको रखा गया। और उसकी वजह से क्या होता है, देखो अभी The bauxite ore is first crushed in a ball mill and is leached by heating with concentrated sodium hydroxide or caustic soda इसको caustic soda भी कहा जाता है, by the way, concentrated under sodium high hydroxide। pressure for about 2 to 8 hours and at a temperature of about 140 to 150 degrees Celsius. समझ में आ रहा है? This process is carried out in a tank called a digester. अब इसके टैंक को डाइजेस्टर कहा जाता है, ओके। Aluminium oxide of the bauxite ore is amphoteric in nature. That is, it can react with an acid as well as a base to form salt and water. तो देखो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, ये एम्फोटेरिक होता है। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब है, हमने पिछले साल पढ़ा हुआ है लेकिन याद किसी को नहीं होगा, तो एक बार देख लो। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट प्लस वाटर देगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट प्लस वाटर देगा। मतलब ये अजीब सा ही एक चीज है, और इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सोडियम It हाइड्रोक्साइड, therefore reacts with aqueous sodium hydroxide and dissolves in it to form water-soluble sodium aluminate. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हाइड्रेटेड है, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला हुआ है, और उसी के साथ साथ हमारे पास 2 NaOH है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इफ यू डोंट नो, मैं आपको बता दूं। और इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर तैयार होता है। वाटर यहाँ पे 3H2O देख पा रहे हो, 2H2O यहाँ पे ऑलरेडी थे, तीसरा H2O आया है यहाँ से, और बचा हुआ क्या है हमारे पास, अभी 2 Na है, वो इसी के साथ जाके मिक्स हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, एक O बचा, वो एक O भी यहाँ पे जाकर मिक्स होने वाला है, और यहाँ पे O3 है, O3 प्लस एक और O, O4 हो जाएगा। अब O4 का क्या हुआ, यहाँ पे 2 2s आइए, देखो ये 4 O यहीं पे है, ये देखो O2 लिखा है ना, 2 2s 4, तो इसलिए O4 है एक्चुअली में यहाँ पे, और H2 था, वो H2 यहाँ पे आ गया बस। इसलिए इस तरीके से आपका 3 H2O बन जाता है 2 H2O का, मतलब एक H2O यहाँ से हमने निकाला और बची हुई चीज को हमने इसके साथ ऐड कर दिया और बना NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट है, ये एक सॉल्ट है जो कि वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान है, देखो। This process is called leaching of bauxite by sodium hydroxide. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके, मतलब NaOH का इस्तेमाल करके हमने बॉक्साइट को लीच किया, मतलब उसको क्या किया हमने, सॉल्ट और Sand वाटर or का silica हमने ये बना लिया। present in the gangue also dissolves in aqueous sodium hydroxide to form water-soluble sodium silicate. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था ना, वो भी NaOH के साथ रिएक्ट कर पाता है, और वो रिएक्ट करके बनाता है अगेन सोडियम सिलिकेट सॉल्ट प्लस वाटर। अब भाई सोडियम सिलिकेट भी एक वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, तो वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो इस पानी के अंदर दोनों चीज़ें डिसॉल्व है, हमारा सोडियम सिलिकेट भी है, और जो पहले हमने एल्यूमिनियम का बनाया था सोडियम एल्यूमिनेट, वो भी प्रेजेंट है। अब इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। Iron oxide in the gangue does not dissolve in aqueous sodium hydroxide
हाँ, ये एक चीज अच्छी है कि भाई जो आयन ऑक्साइड था ना वो डिसॉल्व नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, वो अलग हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो It ये is यहाँ then से अलग हो separated जाएगा, by सेपरेट हो filtration. जाएगा फिल्ट्रेशन में। ओके। The filtrate now contains aqueous sodium aluminate and water-soluble sodium silicate. तो अभी इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, एक है सोडियम एल्यूमिनेट जो पहले बना था, उसी के साथ साथ सोडियम सिलिकेट भी बन गया गलती से, जो हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? The filtrate is now diluted with water and then cooled to 50 degrees Celsius. अब इसको पानी के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, डाइल्यूट कर दिया जाएगा, और फिर इसको 50 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाएगा। अब ध्यान देकर At this stage, sodium aluminate gets hydrolyzed to form aluminium hydroxide. अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम इसको ठंडा करते हैं तब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है? इसके अंदर पानी मिक्स हो जाएगा, जिससे हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा ये दूसरा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और अब क्या होगा देखो। In the Hall's process, the ore is powdered and leached by heating with aqueous sodium carbonate. अब यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है हॉल्स प्रोसेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। To form water-soluble sodium aluminate. यहाँ पे भी सोडियम एल्यूमिनेट ही बना, लेकिन यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया, इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये रिएक्शन, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है। This process takes place in the digester. डाइजेस्टर में ही होगा ये प्रोसेस। The impurities present in the ore do not dissolve in sodium carbonate. अगेन ये जो भी ओर में जो इम्प्योरिटीज थी वो सोडियम कार्बोनेट में डिसॉल्व ही नहीं होती, मतलब ना ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा ना ही फेरस ऑक्साइड होगा। तो इसका एक फायदा हो गया हमें कि क्या होने वाला है, अब हमें एक्स्ट्रा एक स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती है। They are separated by filtration. ओके 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 ओके, समझ में आ रहा है साथ भाई? The filtrate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide gas through it. एक सेकंड, क्या हुआ? This results in the precipitation of aluminium hydroxide. तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होने वाला है? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, समझ में आई बात? एक मिनट, इसको एक और बार रिपीट करते हैं। ठीक है, ये अगर नहीं समझ में आया इसको एक और बार रिपीट करते हैं जरा सा। ओके, हम किधर थे? यहाँ पे थे। They are separated by filtration. फिल्ट्रेशन से इम्प्योरिटीज को हटा दिया हमने, अब क्या होगा? The filtrate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide gas through it. तो क्या होगा? जो फिल्ट्रेट है ना, जो अभी बचा हुआ है, वो गर्म किया जाएगा और वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर डाली जाएगी और उससे फिर क्या होने वाला है देखो। This results in the precipitation of aluminium hydroxide. इससे जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, मतलब वो सॉलिड स्टेट में बन जाएगा, वो नीचे जाकर चिपक जाएगा बेस के साथ। Aluminium hydroxide, which is obtained by both the processes, is filtered, washed, dried, and ignited at about 1000 degrees Celsius to obtain pure aluminium oxide, which is also called alumina. अब देखो, ध्यान से सुनना क्या होता है। अब हमने यहाँ से जो भी हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकला, हमने उसको अब प्रेसिपिटेट बना दिया, तो वो सेपरेट हो जाएगा उसमें से। और अब सेपरेट करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे, उसको धोएंगे, उसको ड्राई करेंगे, और फिर उसको 1000 डिग्री सेल्सियस तक आग लगाएंगे। और इसी की वजह से क्या होने वाला है? ये टूटने वाला है, टूटने वाला है। और टूट कर क्या बनेगा? Al2O3, जिसको हम कहते हैं प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस 3H2O, पानी को अलग कर दिया जाएगा। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसी को हम एल्यूमिना भी कहते हैं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखो अभी कैसे होता है। This method is called calcination. इसको कैल्सिनेशन कहा जाता है। The next step is the electrolytic reduction of alumina. अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे एल्यूमिना का। अब ये लास्ट चीज है जो आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, बस 2-3 मिनट का और बचा है और Step फिर खत्म 2. करेंगे। ठीक है, Electrolytic reduction of alumina. अब ये कैसे होता है देखो। Electrolytic reduction or electrolysis is carried out क्यों भाई, तू क्यों अकेला है? मैं भी हूं ना तेरे साथ। चलो, in a large steel tank which has a graphite lining on the inner side. तो देखो ये एक बड़ा सा स्टील टैंक है, उसके अंदर क्या किया जाएगा? एल्यूमिनिया को रखा जाएगा और इसकी एक ग्रेफाइट की लाइनिंग भी है यहाँ पे। This lining acts as the cathode. ये जो लाइनिंग है ना, यही कैथोड के तौर पर काम करने वाली है। हम यहाँ पे अलग से कैथोड नहीं लगाएंगे, जो ग्रेफाइट लाइनिंग ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ये इसका कैथोड होने वाला है। There is a set of carbon rods
or graphite rods dipped in the molten electrolyte, that is alumina, which act as anode. अब ध्यान से सुनना क्या क्या बोला उन्होंने. ये जो एल्यूमिना हमें जो मिला था ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो ऐसे लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इसके अंदर ऐसे कार्बन रॉड्स डाली जाएंगी, और ये जो कार्बन रॉड्स है दे विल एक्ट एज द अनोड, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड्स. इज इट क्लियर? और कैथोड यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, ग्रेफाइट लाइनिंग. इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखो क्या होगा. Pure alumina has a high melting point which is greater than 2000 degrees Celsius. मतलब इतना गर्म करना In order to lower the melting point, pure alumina is mixed with molten cryolite, that is Na3Al(F6) and fluorspar, that is CaF2. अब देखो, अब ये जो 2000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का मेल्टिंग पॉइंट है भाई, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ये लोग इसके अंदर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ये दोनों मिला देते हैं. यहाँ पे आप केमिकल फॉर्मूले भी देख सकते हैं दोनों के, और इसकी वजह से क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन चला जाता है, 1000 तक आ जाता है. And then melted in the steel tank. तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 Thus, electrolysis can be carried out at about 1000 degrees Celsius. समझ में आई बात? Now let us see the reactions taking place during the electrolysis of alumina. रिएक्शन होते हैं वो देखते हैं. On passing an electric current, electrolysis of alumina takes place. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो एल्यूमिना प्रेजेंट है उसका क्या होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइसिस होने वाला है. कुछ During electrolysis, the negatively charged oxide ions are attracted to the anode. जो भी ऑक्साइड के आयोन्स है ना, ऑक्साइड के आयोन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, बिकॉज आपको पता है एल्यूमिनियम क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता रहता है. ये हमने देखा था 2,8,3 अगर वैलेंसी है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके बैठा हुआ रहता है. और इसीलिए क्या होता है, देखो ये जो ऑक्सीजन है उसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, अब जिसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसीलिए जो ऑक्सीजन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये क्या करने वाला है, अपने 4 जो इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे ना, जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ये अपने से अलग करने वाला है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उसने अपने आप से अलग कर लिए एनोड पर. Here they lose electrons to form oxygen gas. वैसे लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन इफ यू डोंट नो, और उसका ऑक्सीजन गैस बन जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा अपने अंदर से. The positive aluminium ions are attracted to the cathode. Here they gain electrons to form the molten aluminium metal. अब देखो जो कैथोड है ना उस पर क्या हो रहा है, ये जो एल्यूमिनियम है ये कैथोड पर आ जाता है, और इसके साथ ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये अपने पास ले लेगा. देखो Al3+ है, मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, अब उसको 3 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैंसिल हो गया, बच गया Al एल्यूमिनियम जो हमें चाहिए था, है कि नहीं. एल्यूमिनियम बन गया ना कैथोड पे, हमें एल्यूमिनियम. Molten aluminium is denser than the electrolyte. अब देखो जो मोल्टन एल्यूमिनियम होता है वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रोलाइट से डेंस होता है, वो ज्यादा हैवी होता है, और उसी की वजह से क्या होगा, Hence वो is बेस पर collected आ at the जाएगा, bottom of the tank. बॉटम पे कलेक्ट हो जाएगा. It has to be removed from time to और time. फिर वो निकल जाएगा यहाँ से. देखो कितना सिंपल था. Oxygen gas liberated at the anode has a tendency to react with the carbon anode itself to form carbon dioxide gas. अब जो ऑक्सीजन हमारे कार्बन रॉड पे आ गया, एनोड मतलब क्या है, कार्बन रॉड है, वो क्या कर लेगा, वो फटाफट कार्बन के साथ रिएक्ट कर कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी, इसमें से निकल जाएगी. So the carbon anodes are gradually oxidized or consumed during the electrolysis. और इसी की वजह से क्या होता है, जो कार्बन अनोड होता है ना ये बार बार इस्तेमाल हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, क्योंकि ऑक्सीजन उसको कंज्यूम कर रहा है, और फिर क्या हो जाएगा, उसको बार बार बदलते रहना पड़ेगा, नया नया वहां पे कार्बन, And therefore they have to be replaced from time to time. करना पड़ेगा. क्लियर है? Now let us discuss the extraction of moderately reactive metals. तो ये हम कल करने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चलो भाई खत्म करते हैं. गुड नाइट, बाय बाय. बाय 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 कर दो भाई.